जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को आप जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना जन्मदिन जरूर बताएं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा अंकित होगा तो आपको जरूर ही जानकारी दी जाएगी। हालांकि इसमें पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ग्रह दशा केवल आपके विवाह के अनुमानित आयु की रहती है। अगर आप कुंडली बनवा कर यह जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से सलाह लेकर या जिनसे आपने कुंडली बनवाई है उनसे भी आप संपर्क कर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज को लेकर इच्छुक हैं और अब लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाने वाले पंडित जी से जान सकते हैं। अगर आपके नजदीक में कोई ज्योतिष ना हो और आप केपी की वाणी से कुंडली बनाना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670। जी हाँ, 8521835670। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से आप नंबर नोट कर सकते हैं। वैसे जातक जो लव मैरिज को लेकर चिंतित हैं कि उनकी शादी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो आप मूलांक के हिसाब से यह प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो भी आप केपी की वाणी से संपर्क करें और केपी की वाणी के व्हाट्सएप पर अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन बताएं। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज होने की संभावना कितनी अधिक है। हालांकि इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। यह बदलाव तब होगा जब अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी प्राप्त करेंगे। मूलांक के हिसाब से जो जानकारी दी जाती है उसमें मामूली बदलाव होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है या शादी तय होने वाली है, वैसे जातक जिनकी शादी हो चुकी है और वैवाहिक जीवन में अनबन आ रही है, पति पत्नी के बीच रिश्ते सही से नहीं चल रहे हैं, यानी कि गाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ रही है, तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। कुंडली मिलान से यह जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि विवाहिक जीवन में क्यों परेशानी आ रही है। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है कि विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच प्रेम संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। उन दोनों के विचार मिलते जुलते नहीं है, वे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप जिन दोषों से आप पीड़ित हैं उनके उपाय कर सकते हैं। उनके उपायों से प्रभाव कम होने लगता है। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं या आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर इच्छुक हैं और यह जानना चाहते हैं कि कुंडली से कि आपके लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो भी आप केपी की वाणी से अवश्य ही संपर्क करें। वैसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, वे अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर ले कि आप दोष रहित हैं। अगर नारी दोष, भकुर दोष या मांगलिक बलि लग रहा है तो उसके उपाय अवश्य ही करें। तो यह जानकारी आपको मैंने प्राथमिक केपी की वाणी की तरफ से दी है। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं उन नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी और सगाई के योग सूर्य के राशि परिवर्तन के चलते बन रहे हैं। तो सूर्य जो है 17 सितंबर की रात्रि को कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है। इसके लिए कन्या राशि और मीन राशि के जातकों के सगाई के योग 25 दिनों के अंदर बनने वाले हैं। हालांकि 20 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, यानी कि इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। पितृपक्ष 15 दिनों का होता है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। भादो पूर्णिमा से लेकर अश्विन की अमावस्या तक जो है पितृपक्ष होता है। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन इस ज्योतिषों में मतभेद है इस बात को लेकर। कई ज्योतिष ऐसी सलाह देते हैं कि आप शुभ कार्य कर सकते हैं, वहीं कई ऐसे ज्योतिष हैं जो कोई भी शुभ कार्य न करने की ही सलाह देते हैं। तो व्यक्ति जो है असमंजस में रहता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ज्योतिषों की माने तो आप पितृपक्ष में खरीदारी कर सकते हैं। आपको जो भी खरीदने का मन है आप खरीद सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप अगर घर में कुछ लाते हैं,
खरीदारी करके तो आपके पितृ भी खुश होते हैं। तो खुशी के समय में कभी भी पितृ आपसे नाखुश नहीं होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं, बाइक, मोटरसाइकिल या गाड़ियां, तो आप खरीद सकती हैं या खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है और कोई दोष नहीं लगता है। हालांकि विवाह संबंधी कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह संबंध के जो भी कार्य हैं वो पितृपक्ष में बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। लेकिन ज्योतिष में आधुनिक समय में क्योंकि समय का अभाव है, इस परिस्थिति में ज्योतिष कई प्रकार के अध्ययन कर उनका सही समाधान भी बताते हैं। तो पितृपक्ष में भी कई ऐसे योग हैं जिस समय में आप शादी की बातचीत कर सकते हैं। सगाई के रस्म ना करें, शादी की रस्म पूरी ना करें, किंतु आप रिश्ता तय कर सकते हैं या कर सकती है। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। आप देखने भी जा सकते हैं और देखकर मिल भी सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बुराई तब होती है या दोष तब लगता है जब आप कोई शुभ कार्य, सगाई या शादी से संबंधित पितृपक्ष में करते हैं। तो इस चीज का अवश्य ध्यान दें, तो आपके जो है बिगड़े काम बन जाएंगे। तो मैं आपको इसमें इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि पितृपक्ष होता क्या है, क्यों मनाया जाता है और कब तक है, और पितृपक्ष में कौन सा मुहूर्त शुभ होता है जिस समय में आप विवाह संबंधी जो बातचीत है कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से जिन नामों के शादी के योग बन रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए पहले जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष। तो सनातन धार्मिक ग्रंथों की माने तो जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का निधन हो गया, यानी कि कर्ण पंचतत्व में विलीन हो गए, तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। स्वर्ग पहुंचने पर उन्हें रोजाना खाने की बजाय सोना और गहने दिए जाते थे। तो इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से पूछा कि आप मुझे खाने के समय में केवल स्वर्ण आभूषण ही क्यों देते हो? खाना तो फल फूल और जो दैनिक आहार है वो लेते हैं, पर आप मुझे खाने के समय में गहने आभूषण ये देते हो खाने के लिए, तो वो तो खाने की चीज बिल्कुल नहीं है। उससे पेट भी नहीं भरेगा और उसे खाया भी नहीं जाएगा। तो आप इसका कारण बताएं और इसका निवारण भी बताएं, कैसे इससे बचा जा सके, इस दोष को दूर किया जा सके। स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को कुछ नहीं दिया, यानी कि पितरों को कुछ नहीं दिया। इस वजह से आपको यहाँ पर केवल स्वर्ण आभूषण ही खाने को मिलेंगे। अगर आप अन्न, पानी, जल, दाना इन चीजों के इच्छुक हैं और अभिलाषी हैं, तो आपको पुनः पृथ्वी पर जाकर 15 दिनों तक पितरों को अन्न जल देना पड़ेगा। इसके बाद ही आप स्वर्ग में जब पुनः वापस आएंगे तो फिर आपको स्वर्ण आभूषण के बजाय आपको खाने की चीजें दी जाएंगी। तो कर्ण ने कहा कि इस प्रभु आप कृपा करें और मुझे 15 दिनों तक पृथ्वी पर जाने दे। तो उस समय ने इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर जाने की इजाजत दी और कर्ण जो है पृथ्वी पर आकर 15 दिनों तक अपने पितरों को तर्पण किया, उन्हें अंजल दिया और उस समय से ही पितृपक्ष मनाने की शुरुआत हुई है। तो भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों के अवधि पर पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी और उन दिनों में कर्ण ने क्या किया, 15 दिनों तक पितरों को तर्पण किया, उन्हें अंजल दिया। इसके बाद कर्ण पुनः स्वर्ग लौटे और उसके बाद कर्ण को रोजाना दैनिक आहार मिलने लगा। तो इसके लिए जो है पितृपक्ष मनाया जाता है महाभारत काल से ही। तो कब है पितृपक्ष? भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन से पितृपक्ष प्रारंभ होता है, यानी कि 20 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा, यानी कि 6 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा और अगले दिन से 7 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो नवरात्रि के दिनों में अगर पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, यानी कि शादी और सगाई की बातचीत आप एक दूसरे से मिलकर संपन्न करते हैं, तो नवरात्रि में सगाई कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं बातचीत, इस बारे में आप जानते हैं। तो शुभ चौघरिया यानी कि अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता है तो ज्योतिष अभिजात मुहूर्त और चौघरिया मुहूर्त को पकड़ने की सलाह देते हैं। दिन में और रात में 2 समय में चौघरिया पहर लगता है। इनमें शुभ चौघरिया जो होता है बेहद ही शुभ माना जाता है। ज्योतिषों की माने तो गुरु को एक लाभकारी ग्रह माना गया है, इसके लिए इसका प्रभाव आमतौर पर शुभ माना जाता है और शुभ के रूप में चिन्हित भी किया जाता है। इसके लिए जब शुभ चौघरिया के समय में कोई विवाह संबंधी बातचीत करते हैं तो दोष नहीं लगता है। ज्योतिषों में विधान है कि शुभ चौघरिया में विवाह समारोह आयोजित किए जा सकते हैं, यानी कि इस समय में आप शादी की बातचीत या सगाई की बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, मुंह दिखाई भी कर सकते हैं। वहीं यह तो शुभ चौघरिया की बात है कि शुभ चौघरिया में जो है आप बातचीत कर सकते हैं विवाह संबंधी। इसके अलावा अभिजात मुहूर्त होता है, ऐसा मुहूर्त जो कोई दोष नहीं लगता है। इस समय में ज्योतिषों की माने तो दिन भर में एक अभिजात मुहूर्त तब लगता है जब
अपराह्न के 24 मिनट और पूर्वाह्न के 24 मिनट को जोड़ दिया जाता है तो उन 48 और 50 मिनट में अभिजात मुहूर्त लगता है। हालांकि यह रोजाना नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो आप अभिजात मुहूर्त में शुभ कार्य कर सकते हैं। इस मुहूर्त में आप बाइक, गाड़ी, वाहन आदि खरीद सकते हैं, साथ ही मिल भी सकते हैं एक दूसरे से, शादी के प्रस्ताव भी दे सकते हैं और शादी सगाई संबंधित बातचीत भी कर सकते हैं। तो इन दोनों मुहूर्तों में जो है कि आप शादी की बातचीत कर सकते हैं। शुभ चौघरिया मुहूर्त 20 सितंबर को 8:37 से लेकर 10:08 तक है प्रातः काल। वहीं अभिजात मुहूर्त है जो 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच है। तो इस दौरान आप शादी से संबंधित बातचीत कर सकते हैं और शादी सगाई की तारीख भी तय कर सकते हैं। तो यह आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर ले और शुभ चौघरिया की तिथि निकलवा ले, अभिजात मुहूर्त की तिथि निकलवा ले और उस समय में शुभ कार्य कर सकते हैं। हालांकि 23 सितंबर की प्रातः काल तक दक्षिण दिशा में आवागमन ना करें, क्योंकि अभी पंचक लग रहा है। इस समय में दक्षिण यात्रा बिल्कुल ही निषेध रहता है। आइए अब सूर्य के राशि परिवर्तन से किन राशियों के सगाई के योग बन रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सूर्य जो है सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है 17 सितंबर को और इससे कन्या राशि के जातकों को बेहद ही फायदा होने वाला है। सूर्यदेव कन्या राशि के जातकों के प्रथम स्थान पर उपस्थित है, जिसे लग्न भाव भी कहा जा सकता है। इस स्थिति में सूर्यदेव के गोचर से कन्या राशि के जातकों को कई फायदे मिलने वाले हैं। धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, साथ ही संतान की भी सुख प्राप्ति होगी। सूर्यदेव के फलादेश के लिए यानी कि सूर्य के प्रभावों के फल को प्राप्त करने के लिए 30 दिनों तक रोजाना सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को नमस्कार जरूर करें। यानी कि सूर्य के शुभ फल प्राप्ति के लिए 30 दिनों तक लगातार रोजाना सूर्यदेव को प्रणाम करें स्नान ध्यान करने के बाद। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह शुभ योग बना रहा है। सगाई जो है ASD नाम के जातकों से होने की पूरी संभावना है। अगली राशि मीन राशि है। तो सूर्यदेव जो है कन्या राशि परिवर्तन, सूर्य राशि परिवर्तन के बाद जो सूर्यदेव है मीन राशि के 7वें स्थान पर जाकर बैठ जा रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष या 27 वर्ष से अधिक है कि शादी के योग, सगाई के योग प्रबल बन रहे हैं। यानी कि 14 दिनों में आपकी सगाई हो ही जाएगी। 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपकी सगाई निश्चित ही हो जाएगी। इस दौरान आपकी सगाई के प्रबल योग हैं। जन्म पत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है। यह आपके दाम्पत्य जीवन को भी बताता है। सूर्य के 7वें स्थान में विराजमान होने से मीन राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जीवन के साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, साथ ही अशुभ स्थिति से आप बचे रहेंगे। अगले 30 दिनों तक रोजाना अपने भोजन का एक हिस्सा गरीबों को जरूर खिलाएं, तो इससे सभी दुख संकट दूर हो जाएंगे। तो मीन राशि के जातकों का नाम डी से शुरू होता है और शादी SGV नाम के जातकों से होने की पूरी संभावना है। यानी कि नवरात्रि के 10 दिन 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपकी सगाई निश्चित ही हो जाएगी। यह परम सत्य है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आपसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से सलाह लेकर अपनी निजी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही जय श्री राधे लिखना भी ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।